हेलो दोस्तों, मैं मुख्तार सिंह आज आपके सामने समुद्र विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया है, जो आपके यूजी और पीजी क्लासेस में भी एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है इस विषय से रिलेटेड, जो आज इसके ऊपर बात करेंगे। चाहे वो एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, एमडीयू हो, सीडीएलयू हो, या कहने का मतलब है राजस्थान के अंदर आपकी कोटा यूनिवर्सिटी हो या आपकी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, सभी के अंदर ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है, टॉपिक रहता है, जो आपने इसके बारे में पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, इस विषय से रिलेटेड आपके यूजीसी एनटीए नेट और जो भी आपका पीजीटी लेवल के एग्जाम है, चाहे वो आपका आरपीएससी हो या आपका कहने का मतलब एचपीएससी लेवल पे भी अगर देखा जाए, तो इस क्वेश्चन से आपके इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, जो आपने इसके बारे में अच्छे तरीके से समझना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज आपका ये टॉपिक इस तरीके से कराया जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो मैं इस विषय को कराने से पहले, जिसे ओशियनिक करंट कहा जाता है, महासागरीय धाराएं कहा जाता है, सागरीय धाराएं भी कहा जा सकता है, उस विषय के ऊपर बात कर रहा हूं, जिसे क्या नाम देंगे हम, ओशियनिक करंट। तो थोड़ा सा आपने इसके बारे में समझना है। ओशियनिक करंट, तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। ये आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा। मैं इस टॉपिक को करवाने से पहले आपको एक दो बेसिक बातें बता दूं। चाहे धाराओं की बात हो, चाहे आपकी हवाओं की बात हो, वो आपको पता होना चाहिए कि चाहे धाराएं हो चाहे हवाएं हो, वो सभी आपकी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। यहाँ पे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ का मैंने जो एक लाइन बोली है, इसको आपने समझना है। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, वहां से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलेंगी या धाराएं आपकी लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो इस तरीके से मैं आपके तीनों महासागर कराऊंगा। जो जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, चाहे कि आपके किस जलधारा के परिणाम स्वरूप कौन सा मरुस्थल बना है, वो भी आपको बताया जाएगा। कहाँ पे इसका क्या इफेक्ट रहता है, सारा का सारा आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपका कुछ मिनटों का लेक्चर आपके लिए इस वे से करवाया जाएगा कि भविष्य में आप कभी नहीं भूलोगे। देख लीजिए आज हमारा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए एक बार प्रशांत महासागर के ऊपर बात, फिर हम अंध महासागर और फिर हम इंडियन ओशियन या हिंद महासागर के ऊपर बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बार आपको हिंदी में कुछ बताने की कोशिश की है, ताकि आप तीनों महासागरों की वो बातें समझ जाओ। ध्यान रखना, ये आपकी एक भूमध्य रेखा है, जिसे इक्वेटर लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा है आपकी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हालांकि 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? वो जीएमटी है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, जिसपे पूरे वर्ल्ड का टाइम लिया गया है। वो एक देशांतर रेखाएं आपकी खड़ी होती हैं और अक्षांश रेखाएं आपकी लिटी हुई होती हैं। तो देखिए, हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, एक बार प्रशांत महासागर के ऊपर। तो आपका भूमध्य रेखा से ऊपर का जो पोर्शन है आपका, इस पूरे संसार के मैप में जो आपको नजर आ रहा है, भूमध्य रेखा से ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा से नीचे के पोर्शन को आपका क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। और ये बात आपके पूरे वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई है, पूरे संसार के मैप के ऊपर अप्लाई है। जैसे यहाँ पे भूमध्य है, तो ये भी उत्तरी गोलार्ध है, ये नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। या आप कह सकते हो भूमध्य रेखा से ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध और नीचे का पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध है। तो देखिए जी, अब यहाँ पे मैं एक आपको बेसिक बात बता दूं, क्योंकि आपको पता है आपका 0 से 30 बोलते हैं हम, या 5 से 30 मान लीजिए आप। यहाँ पे पूर्वी धाराएं चलती हैं, जिसको ईस्टर्लीज कहा जाता है। ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड, उन हवाओं की दिशा क्या होती है आपकी? उन हवाओं की दिशा अगर देखी जाए तो आपकी ये होती है। तो इस तरीके से चल रही है ये, और इस तरीके से जब ये चलती है इस डायरेक्शन से, यानी पूर्वा बोला है मैंने, ट्रेड विंड बोला है, इनको ईस्टर्लीज बोला है, ये जो जल राशि आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए, उत्तरी गोलार्ध है, ऐसे ही ये दक्षिणी गोलार्ध में है, और सभी महासागरों के अंदर रहेगा ये कंसेप्ट अप्लाई। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि जो जैसे ये जलधारा मैंने जो रेड कलर और ग्रीन कलर का यूज किया है, ये भी आप ध्यान रखना। रेड कलर आपका गर्म जलधारा को शो कर रहा है, और जो ग्रीन कलर है वो आपकी ठंडी जलधारा को शो कर रहा है। तो आपने इसको देखना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो जलधारा जो चल रही है, इसको क्या बोलोगे?
ये प्रशांत महासागर है, उत्तरी गोलार्ध है और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चल रही है, तो क्या नाम रहेगा? उत्तरी प्रशांत भूमध्य रेखीय धारा। ऐसे ही नीचे क्या नाम रहेगा? देखिए इक्वेटर से नीचे, भूमध्य रेखा से नीचे का पोर्शन दक्षिण प्रशांत भूमध्य रेखीय धारा। तो इसलिए आप इसको कह सकते हो, या आप इंग्लिश में अगर इसको बोलो तो आप क्या कह सकते हो? नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, सेम साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। तो इस तरीके से रहेगा। मैं सभी ओशियन के अंदर बात करूंगा। देखिए तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपकी जो यहाँ पे चल रही है, इसको क्या बोलोगे? आपका नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट या उत्तर प्रशांत भूमध्य रेखीय धारा जब उत्तरी गोलार्ध में, प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चलती है, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे इंडोनेशिया है, जो आपका इंडोनेशिया के अंदर भी आपका क्या रहेगा? अकेला इंडोनेशिया आपका 17,000 द्वीपों का एक समूह है। तो यहाँ पे 17,000 द्वीपों का एक समूह है। तो यहाँ पे द्वीप टूटे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे देश, छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं या द्वीपीय देश हैं। तो यहाँ पे ये पानी जो जल राशि है यहाँ से टकराएगी और आपकी कुछ नीचे की तरफ चला जाएगा, कुछ ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हम एक बार उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर को पढ़ेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि ये उत्तरी प्रशांत भूमध्य रेखीय धारा जब ऊपर की तरफ चलेगी तो यहाँ पे फिलीपींस देश है, इसको क्या बोलोगे? फिलीपींस करंट। तो आप समझ जाना, फिलीपींस धारा। तो फिलीपींस धारा बोला है मैंने फिलीपींस देश की वजह से। जब ये ऐसी ऊपर की तरफ चलती है तो इसको क्या नाम दिया जाता है? क्यूरोसिवो। क्यूरोसिवो, ये मैंने आपको पहले भी बताया और मैं दोबारा बार बार बोलूंगा, आपको बता रहा हूं कि जो रेड कलर से मैंने जो जलधारा दर्शाई है वो गर्म है। तो क्यूरोसिवो क्या है? आपकी गर्म जलधारा। तो इस तरीके से ये आपकी चल रही है। यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा, जिसको रिक्यू द्वीप कहा जाता है। रिक्यू द्वीप से जब ये क्यूरोसिवो ऐसे चलेगी तो ये दो जलधाराओं में बट जाएगी। ध्यान रखना है आपने, जब दो जलधाराओं में बटेगी तो एक जापान के पूर्व की तरफ, क्योंकि ये आपका जापान है, एक आपके जापान के पूर्व की तरफ, एक जापान के पश्चिम की तरफ। जापान के पूर्व की तरफ की जलधारा को क्या कहोगे आप? ध्यान रखना है, ये क्यूरोसिवो है। क्योंकि ये क्यूरोसिवो ऐसे चल रही थी, क्योंकि नीचे से फिलीपींस आई और यहाँ से जब ये बह रही थी तो रिक्यू द्वीप के पास से ये ऐसे डिवाइड हो गई, ये आपकी क्यूरोसिवो हो गई। किंतु जो अंदर की तरफ गई, इसको क्या नाम दे दिया गया? सुसीमा जलधारा। क्या नाम दिया इसको? सुसीमा। सुसीमा, याद रखना, जापान के पश्चिम की तरफ या जापान सागर में चलने वाली जो धारा है उसको किस नाम से जाना जाता है? सुसीमा जलधारा। तो इस तरीके से ये दोनों जलधाराएं ऊपर की तरफ जाएंगी और ये जब ये ऐसे जाएगी तो 45 डिग्री नॉर्थ, ध्यान रखना, जब आप इस पूरे वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे 45 डिग्री अक्षांश उत्तरी व दक्षिणी, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे एक प्रवाह चलता है जिसको पछुआ प्रवाह कहा जाता है। तो पछुआ प्रवाह बोला है, इसका मतलब वो पश्चिम से आएगा और पूर्व की तरफ पानी को या हवा को बहा के ले जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जलधाराओं की। तो हमें कोई इसमें समझने वाली बात है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर की तरफ चलेगी तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री, आपका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, 45 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर पे एक पश्चिमी प्रवाह चल रहा है। पश्चिमी प्रवाह, जिसे इंग्लिश में ड्रिफ्ट कहा जा सकता है। और अब इसको एक नाम और भी दिया जा सकता है, क्या? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ठीक है, जब क्यूरोसिवो और सुसीमा जलधारा ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी तो 45 डिग्री पे पहुंच जाएगी। ऊपर यहाँ पे ओखोटस्क सागर है आपका। अब ये 45 डिग्री से ऊपर पड़ता है। ओखोटस्क सागर से एक जलधारा आएगी जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर आपका क्या होगा? ठंडा होगा। तो ओखोटस्क जलधारा आएगी जो कि एक ठंडी है। ये आपकी क्या है? ओखोटस्क। ओखोटस्क आप समझ जाना, ओखोटस्क बोला है मैंने। ओखोटस्क जलधारा आएगी जो आपकी ओखोटस्क सागर से आएगी और ये 45 डिग्री पे आपकी नीचे की तरफ जब आएगी तो नीचे से सुसीमा और आपकी क्यूरोसिवो आई हुई है, यहाँ पे मिलेगी। किंतु यहाँ पे जब मिलेगी तो यहाँ पे एक आपका प्लेट ट्यूब है, एक प्रायद्वीप है जिसे कमचट का प्रायद्वीप कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कमचट का प्रायद्वीप किस महासागर में है, कहाँ, यहाँ पे कौन कौन सी जलधाराएं मिलती हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ऊपर से ओखोटस्क करंट आई, नीचे से सुसीमा और क्यूरोसिवो आपकी 45 डिग्री पे मिलेगी।
किंतु यहीं पे एक छोटी जलधारा और आएगी जिसे ठंडी जलधारा कहा जाता है। ये एक ठंडी जलधारा है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड हैं। यहाँ पे आपकी क्यूराइल, ध्यान रखना क्या है, क्यूराइल, क्यूराइल द्वीपों से एक छोटी सी जलधारा आएगी जो कि आपकी ठंडी है, क्यूराइल जलधारा। इसी तरीके से एक ऊपर से बेरिंग सागर से, क्योंकि यहाँ पे रसिया और अलास्का के बीच में यहाँ पे जो एक सागर है आपका, जिसे बेरिंग सागर कहा जाता है, यहाँ से एक जलधारा नीचे की तरफ आएगी जिसको आयोसीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोसीओ जलधारा। ये भी आपकी ठंडी है। तो इस तरीके से नीचे ये गर्म में मिल रही हैं। अब जहाँ पे ओखोटस और क्यूराइल आपकी ये क्यूरोसियो या सुसीमा से मिली थी, वो कमचटका प्रायद्वीप है। जब ये ऐसे चल रही है तो रास्ते में आपकी ऊपर से ठंडी जलधारा आयोसीओ भी आके मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ कि जब ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है तो ठंडी जलधारा का घनत्व या डेंसिटी ज्यादा होता है, जबकि गर्म जलधारा का डेंसिटी या घनत्व कम होता है। तो ठंडी जलधारा नीचे बैठ जाएगी जबकि गर्म जलधारा ऊपर चलेगी। तो इस तरीके की या इस प्रोसेस में यहाँ पे प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है गर्म और ठंडी जलधारा के मेल से। तो यहाँ पे आपके फिशरीज बैंक बन जाएंगे, मत्स्य बैंक बन जाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे आपका ये इस तरीके से 45 डिग्री नॉर्थ प्रवाह, यानी आप बोलते हो पश्चिमी प्रवाह के संपर्क में आने के कारण ये जल राशि आपके ऊपर की तरफ ऐसे आप पूर्व की तरफ चल पड़ती है। ध्यान रखना ये आपकी गर्म जल राशि, क्योंकि गर्म जल राशि ऊपर होती है, ठंडी जल राशि नीचे होती है, ऐसे चल पड़ेगी। और जब ये चलेगी तो आपकी बहती बहती आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम डायरेक्शन में जाके टकराएगी। तो यहाँ से टकराने के बाद ये जल राशि दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। जब दो भागों में डिवाइड होगी तो वो ऊपर वाली जो है जल राशि है वो आपकी गर्म जलधारा है, जिसे अलास्का करंट या अलास्का जलधारा कहा जाता है। इसी में से एक जलधारा नीचे की तरफ चलेगी, इसे कैलिफोर्निया जलधारा कहा जाता है। कैलिफोर्निया जलधारा कहा जाता है। तो आपने इसको समझ जाना है। कैलिफोर्निया में यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा संक्षेप में लिख रहा हूँ, कैलिफोर्निया जलधारा। तो ध्यान रखना जब कोई ठंडी जलधारा किसी महाद्वीप के पास से गुजरती है तो उसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। कैलिफोर्निया जलधारा क्योंकि एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा जहां से गुजरेगी वहां पे तापमान गिर जाएगा। तापमान गिरेगा तो आपका लो प्रेशर नहीं रहेगा, और मेरा कहने का मतलब है हवाएं एक वाष्प के रूप में नहीं उठेंगी। वाष्प के रूप में नहीं उठेंगी तो संघनन प्रोसेस नहीं होगी। संघनन प्रोसेस नहीं होगी तो आपको पता है फिर आपका बारिश भी नहीं होगी। तो इस तरीके से कैलिफोर्निया की वजह से बारिश नहीं हो पाती इस रीजन में, और यहाँ पर छोटे छोटे आपके मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाते हैं, जैसे सोनोरोन मरुस्थल, मोजावे, द ग्रेट बेसिन, चिहुआहुआ। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है सोनोरोन, मोजावे, द ग्रेट बेसिन, एरिजोना, इस तरह के मरुस्थल किस जलधारा के परिणाम हैं? तो आपने ध्यान रखना है कैलिफोर्निया जलधारा के परिणाम है। तो इस तरीके से कैलिफोर्निया जलधारा आपके नीचे आके आपकी उत्तर प्रशांत भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाएगी। इस तरह आपका ये एक पूरा सर्कुलेशन, एक पूरा चक्र पूरा हो जाएगा, और ये इसको आप क्या बोलोगे, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका एक गायर बन जाएगा, यानी पूरा एक सर्कुलेशन बन चुका है आपका। आपने इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ही हम दक्षिणी महासागर को पढ़ेंगे। तो देखिए अब ये जो हम इक्वेटर के नीचे का जो भाग है, दक्षिण प्रशांत भूमध्य रेखीय धारा, यहाँ पे ये जो आपकी जलधारा चल रही है इन्हीं द्वीपों से टकरा के इसका कुछ भाग नीचे की तरफ जाएगा। इसे क्या बोलोगे आप, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, जो कि आपकी गर्म है क्योंकि गर्म का भाग नीचे की तरफ गया है। आपने इसको ध्यान से सीखना है। नीचे से देखिए आपका जब ये 45 डिग्री के आसपास जाएगी तो ये आपकी जल राशि आपकी ऐसे चल पड़ेगी। यहाँ पे इसका नेचर जैसे जैसे आप इसकी दूरी बढ़ती जाती है, सफर बढ़ता जाता है, तो ये आपकी क्या होगी, आपकी वार्मनेस को, आपकी गर्माहट को कम कर देती है। और यहाँ से आपका एक क्या देखिए 45 डिग्री साउथ की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। तो इसके रूप में ये जब चलेगा
तो इस तरीके से बहता रहेगा, यानी 45 डिग्री साउथ की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, दक्षिण की बात कर रहा हूं। यहाँ से दक्षिणी प्रशांत प्रवाह 45 डिग्री पे चलेगा और चलते चलते जब आगे पहुंचेगा तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम साइड में डायरेक्शन इसकी देखिए, यहाँ की मॉर्फोमेट्री ही कुछ ऐसी है। यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ चलेगा, जिसे बेंगुला जलधारा के रूप में, सॉरी, जिसे पेरू जलधारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बेंगुला हम हिंद महासागर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ से ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ऐसे ऐसे चलता है, तो आपका चिल्ली की तरफ या चिल्ली के कोस्टल एरिया से आप कह सकते हो इंडीज पर्वत है यहाँ पे, इस तट पे, इसके सहारे सहारे ऊपर की तरफ एक जलधारा आएगी जो कि एक ठंडी जलधारा है, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है। 1803 में हम्बोल्ट के द्वारा खोजी गई थी ये, तो आपने ध्यान रखना है इसको। तो जब ये, इसको क्या बोलोगे, इसको पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा। तो यहाँ पे आपका एक बहुत ही शुष्कतम आपका मरुस्थल बना हुआ है पेरू जलधारा के कारण, आपको ध्यान होना चाहिए। अट्टाकामा डिजर्ट या अट्टाकामा मरुस्थल जिसे कहा जाता है, जो सोडियम नाइट्रेट के भंडार के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं आपको बता दूं, पीछे 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था यूजीसी एनटीए-नेट के अंदर कि सोडियम नाइट्रेट के भंडार सबसे ज्यादा किस मरुस्थल में है, तो आपके अट्टाकामा डेजर्ट के अंदर है, आपके सबसे ज्यादा सोडियम नाइट्रेट पाया जाता है, जो आपका पेरू है, चिली की बाउंड्री के ऊपर है, सीमा के ऊपर है। तो यहाँ पर चलने वाली ठंडी जलधारा को क्या नाम दोगे, पेरू। फिर ये किस में मिल जाएगी, आपकी दक्षिणी प्रशांत भूमध्य रेखीय धारा। तो देखिए इस तरीके से ये भी एक आपका पूरा सर्कुलेशन, या इसको गायर भी बोला जाता है, गायर। तो ध्यान रखना, सर्कुलेशन या चक्कर या गायर, जैसे ये उत्तरी प्रशांत गायर, ये दक्षिणी प्रशांत गायर, तो इस तरीके से एक सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। हालांकि इन दोनों के जब ऐसे टकराते हैं तो बीच में बहुत बड़ी राशि धीरे धीरे समयानुसार इकट्ठी हो जाएंगी। ये पानी जब वापस बहेगा तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे प्रशांत महासागर की प्रति भूमध्य रेखीय धारा। किंतु ध्यान रखना, इस प्रति भूमध्य रेखीय धारा किस महासागर की, प्रशांत की, प्रशांत महासागर के की प्रति भूमध्य रेखीय धारा को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। और ये हम अलग से टॉपिक करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके कहीं भी इंटरव्यू में या आपके यूजी पीजी में स्पेशली बड़ा क्वेश्चन भी आता है और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार मैं आपको नॉर्मल बता दूं, ये पानी जब आपका वापस एक टाइम के अकॉर्डिंग जब बहुत मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो ये प्रति भूमध्य रेखीय धारा के रूप में चलता है, जिसे एल नीनो भी कहा जाता है। ये जल राशि जब आपकी ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको किस नाम से, इसका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है जिसको डेविडसन या डेविशियन करंट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, एचपीएससी का एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था डेविडसन करंट का संबंध किस महासागर से है। उत्तरी प्रशांत महासागर भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो ये एल नीनो का एक ऐसी जल राशि है, या एल नीनो का ऐसा भाग है जो आपका उत्तरी प्रशांत की तरफ जाता है, एल साल्वेडोर, सैन साल्वेडोर, या आप कह सकते हो यहाँ पेरू, इक्वेडोर से होते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इसको डेविडसन करंट कहा जाता है। उसका कुछ भाग जो नीचे की तरफ जाएगा, जो एल नीनो के रूप में रहेगा, वो हम अलग से करेंगे, तो आपने इसको समझ लेना है। ठीक है, तो अब मैं आ रहा हूँ आपके अंध महासागर के ऊपर। आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है अंध महासागर का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अंध महासागर से पूछे जाते हैं। वैसे आपको तीनों महासागर आने चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो देखिए अब क्या बोलेंगे, जब हमने यहाँ पे उत्तर प्रशांत भूमध्य रेखीय धारा इसको नाम दिया था, तो इसको देखिए प्रशांत था इसलिए यहाँ पे लगा प्रशांत, और उत्तरी गोलार्ध था, भूमध्य रेखीय था, और ये एक जलधारा है, तो इसको क्या नाम देंगे, उत्तरी अंध भूमध्य रेखीय जलधारा, या आप धारा लिख दीजिए, जगह की यहाँ पे थोड़ी कमी है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी अंध भूमध्य रेखीय धारा। तो अभी इसी तरीके से हमने ये सर्कुलेशन समझना है पूरा। तो जब उत्तरी अंध भूमध्य रेखीय जलधारा आपकी चलती है, क्यों किसकी वजह से चली, आपकी ईस्टर्लीज की वजह से, पूर्वा जो आपकी पूर्वा चलती है, या आप कहते हो ट्रेड विंड चलती है, उनकी वजह से ये जलराशि आपकी इस तरीके से आपकी यानी आप कह सकते हो इस अंध महासागर के पूर्व से पश्चिम की तरफ, या प्रशांत महासागर के पूर्व से पश्चिम की तरफ आई है।
तो यहाँ से जब ये इस पूर्वा हवाओं के कारण या ईस्टर्लीज के कारण ये जलराशि आपकी इस कोस्ट पे आएगी, इस तट पे आएगी, तो यहाँ से एक बार मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये जलराशि जब यहाँ पे पहुंचेगी आपकी ब्राजील की तरफ, तो यहाँ से ये जलराशि जब ऐसे जाएगी तो आपको पता है इसको क्या बोला था हमने, उत्तरी अंध भूमध्य रेखीय धारा। तो यहाँ पे छोटे छोटे देश जैसे क्यूबा है, हैती है, और आपका मेरा कहने का मतलब और भी छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे, जिसे कैरिबियन कंट्री के नाम से जाना जाता है, और अपने एंटीलीज हैं। तो जब ये जलराशि इस तरीके से चलेगी तो आपकी दो जल भागों में या दो जल राशियों में डिवाइड हो जाएगी। ध्यान रखना गर्म जल राशि है क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से आई है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसी जल राशि जो आपको रेड कलर से शो की गई है ये गर्म जल राशि, और इनके मैं नाम भी आपको बता रहा हूँ। तो जब ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी तो आपने ध्यान रखना है कैरिबियन कंट्री के या जो छोटे छोटे यहाँ के देश हैं जो कैरिबियन सागर में मौजूद हैं, तो इनके पूर्व की जलधारा को क्या कहा जाता है, एंटीलीज जलधारा कहा जाता है, एंटीलीज जलधारा या एंटाइल्स करंट आप कह सकते हो। जबकि जो पश्चिम की तरफ जो जल राशि चल रही है इसको क्या कहोगे आप, इसको आपको कैरेबियन जलधारा भी कहा जा सकता है, किंतु ध्यान रखना जैसे ही ये कैरेबियन जलधारा ऊपर की तरफ जाएगी, मैक्सिको की खाड़ी में जाएगी, तो इसको मैक्सियन करंट भी कहा जा सकता है, मैक्सियन करंट, या आप इसको खाड़ी की जलधारा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से एक आपके एंटाइल्स करंट गई, यहाँ से आपकी मैक्सियन करंट गई। ये दोनों जल राशियां जब ये इस तरीके से बह रही हैं, यहाँ से कैरेबियन या मैक्सियन करंट, तो यहाँ पे ये फ्लोरिडा कोस्ट है आपका, तो फ्लोरिडा के पास से जाएगी तो इसको फ्लोरिडा जलधारा बोलेंगे, फ्लोरिडा जल करंट बोलेंगे। और फ्लोरिडा यहाँ पे इसको क्या नाम हो जाएगा, FC लिख रहा हूं मैं, फ्लोरिडा करंट, ध्यान रखना फ्लोरिडा करंट। और यहाँ पे ये एंटाइल्स चल रही है बाहर की तरफ से, पूर्व की तरफ से, और ये फ्लोरिडा और एंटाइल्स यहाँ पे आके आपकी मिल जाएंगी। जब यहाँ पे मिलेंगी तो इसको क्या नाम दोगे आप, इसको हैटरस द्वीप नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, हैटरस द्वीप कहा जाता है इसको। हैटरस आइलैंड पर आपकी एंटाइल्स और आपकी फ्लोरिडा या मैक्सियन करंट आपकी मिल जाती हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और जब दो जलधारा आपस में मिलेंगी तो आपको पता है बहुत बड़ी जलराशि इकट्ठी हो जाएगी, और जब बहुत बड़ी जलराशि इकट्ठी होगी तो यहाँ तक देखिए ये करंट्स के रूप में थी, जबकि ऊपर जाने के बाद ये एक बहुत बड़ी नदी का रूप ले लेगी। ऐसे लगेगा जैसे प्रशांत महासागर के पश्चिम में या आप कह सकते हो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी कोस्ट पे आपकी एक बहुत बड़ी नदी बह रही हो, और नदी बह रही हो तो नदी को हम स्ट्रीम कह सकते हैं। इसलिए इन दोनों के मिलने से एक जलधारा का निर्माण होगा जिसे गल्फ स्ट्रीम कहा जा सकता है या कहा जाता है। ध्यान रखना, गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। हैटरस के बाद में एक बहुत बड़ी जलराशि का निर्माण होगा जिसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। अब ये आपकी ऐसे ऐसे चलेगी, तो मैंने बताया था उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध दोनों की तरफ आपकी 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट साउथ पे आपका प्रवाह चलता है। कौन सा प्रवाह, पछुआ प्रवाह, पश्चिमी प्रवाह। तो यहाँ से देखिए जब ये जलराशि ऐसे चलेगी तो आपकी क्या होगी, ऊपर से आपकी एक ठंडी जलधारा आएगी जिसे आप क्या कह सकते हो, लैब्राडोर करंट कहा जा सकता है, जिसको लैब्राडोर ठंडी जलधारा भी कहा जा सकता है क्योंकि लैब्राडोर सागर से आई है। और यहाँ से आई है आपकी गल्फ स्ट्रीम। ये जब गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर दोनों टकराएंगी तो वही फिनोमिना आपको ध्यान रखना है, ठंडी और गर्म जब मिलेंगी तो आपको पता है ठंडी और गर्म के मिलने से आपकी ठंडी जलधारा नीचे बैठ जाएगी और गर्म जलधारा आपकी ऊपर रहेगी। दोनों मिलेंगी तो यहाँ पे प्लैंकटन की मात्रा भी बढ़ेगी, यहाँ पे कुहासा फोग भी छा जाएगा, यानी मछलियों की भरमार हो जाएगी। जैसे कि आपको ग्रांड बैंक आपने नाम सुना हो, ठीक है, जॉर्ज बैंक आपने नाम सुना हो, डागर बैंक आपने नाम सुना हो, तो यहाँ पे आपके ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक है आपके यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से आपकी लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों टकराएंगी और आपकी ये जलराशि आपकी ऐसे चल पड़ेगी। जब ये ऐसे चलेगी तो इसको क्या नाम बोलोगे, उत्तरी अंध प्रवाह, या आप कह सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यानी आप उत्तरी अंध प्रवाह की बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अंध महासागर के का 45 डिग्री वाला क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, तो उत्तरी अंध प्रवाह होगा। और यहाँ से ये जलराशि जब यहाँ पे जाएगी यूरोप की तरफ पहुंचेगी तो ध्यान रखना यहाँ पे ये आपकी पूरी 5 जलधाराओं में डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और लगभग
यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक एक बात क्लियर की जाएगी। देखिए, यहाँ से जब ये गर्म जल राशि चल रही है तो यहाँ से एक जलधारा, क्योंकि ये गर्म है, ध्यान रखना, क्योंकि ठंडी नीचे बैठ जाती है, जब ये चल रही है तो ऊपर से एक जलधारा और आएगी जिसे ग्रीनलैंड करंट कहेंगे। क्यों ग्रीनलैंड? कारण क्योंकि ग्रीनलैंड से की तरफ से आई है। ग्रीनलैंड करंट में ग्रीन करंट लिख रहा हूं, यानी ग्रीनलैंड करंट समझना है आपने इसको, ठीक है। और जब ये यहाँ से चलेगी तो यहाँ से 5 जलधाराओं में डिवाइड होगी। एक गर्म जलधारा आपकी आइसलैंड की तरफ जाएगी। आइसलैंड जो देश है जिसको जियोथर्मल एनर्जी के लिए जाना जाता है, भूतापीय ऊर्जा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो आपका प्रसिद्ध है, फेमस है। तो आइसलैंड की तरफ जो जाएगी इसको इरमिंगर की जलधारा कहा जाता है, इरमिंगर जलधारा। तो ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोई मैच नहीं कर रहा कोई देश के साथ नाम, इसलिए गलती होने के चांसेस हैं। तो इरमिंगर जलधारा कहाँ चलती है? आइसलैंड की तरफ जाती है, आइसलैंड के साउथ की तरफ जाती है। तो इरमिंगर जलधारा कहाँ जाएगी? ये आइसलैंड देश है, ध्यान रखना आप। और फिर देखिए, एक जलधारा आपकी कहाँ जाएगी? नॉर्वे की तरफ। नॉर्वे के अंदर आपका टेम्परेचर बढ़ा देगी, क्योंकि ये गर्म है, टेम्परेचर बढ़ा देगी। ऐसे ही एक जलधारा इस इंग्लैंड के पास जाएगी और यहाँ पे एक डोवर जल संधि है यहाँ पे, तो डोवर जल संधि से होते हुए आपकी बाल्टिक सागर की तरफ जाएगी, जिसे इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश चैनल। तो ध्यान रखना है। और इसी तरीके से इन्हीं में से एक शाखा आपकी कहाँ पे जाएगी? बिस्के की खाड़ी में जाएगी, जो स्पेन के ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपका क्या रहेगा? ऊपर बिस्के की खाड़ी है, जिसे रेनल करंट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? रेनल करंट। तो आपने ध्यान रखना है, रेनल की जलधारा। किंतु इन्हीं में से एक जल राशि आपकी नीचे की तरफ जाएगी, जो कि एक ठंडी जलधारा होगी, क्योंकि इसके आने से आपका नीचे की तरफ, या मेरा कहने का मतलब जब ये अफ्रीका की तरफ आएगी या आपका स्पेन या पुर्तगाल की तरफ बढ़ेगी तो आपका तापमान गिर जाएगा, जिसे कनारी जलधारा कहा जाएगा। क्या नाम किया जाएगा? कनारी। कनारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कनारी आइलैंड है, कनारी आइलैंड, कनारी द्वीप समूह है, ये यहाँ से गुजरेगी तो इसको कनारी जलधारा का नाम दिया जाएगा। ध्यान रखना, कनारी द्वीपों को टोलमी महोदय ने सौभाग्यशाली द्वीप कहा था। आपसे पूछा जा सकता है, आपने ध्यान रखना है इन सब बातों को। तो यहाँ से ये कनारी जलधारा हुई और आपकी इस तरीके से नीचे की तरफ बहेगी। अब ये कनारी आपकी एक ठंडी है, मैंने आपको बताया कनारी क्या है? आपकी एक ठंडी जलधारा। और ठंडी जलधारा आपको पता है आपकी कंडेंस प्रोसेस, या मेरा कहने का मतलब संघनन नहीं होने देती है, वहां का टेम्परेचर गिरा देती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे वर्ल्ड का या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल का निर्माण होता है, जिसे सहारा मरुस्थल कहा जाता है, जिसे सहारा मरुस्थल कहा जाता है। तो आपने उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक आपका पूरा एक सर्कुलेशन हो जाता है। तो दोबारा देखिए, उत्तरी अंध भूमध्य रेखीय धारा जब ऊपर की तरफ चली तो 2 शाखाओं में बट गई। ऊपर एक एंटिलीज या एंटाइल्स आप कह सकते हो, जो पश्चिम की तरफ थी, इसे कैरेबियन या मैक्सिको की खाड़ी में मैक्सियन करंट कहा जा सकता है। और जब फ्लोरिडा के पास पहुंचती है, यहाँ पे फ्लोरिडा के पास पहुंचती है तो इसको फ्लोरिडा करंट। और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो हैट्रस द्वीप पर एंटिलीज और फ्लोरिडा आपकी दोनों मिल जाएंगी और एक बहुत बड़ी जल राशि का निर्माण होगा, बहुत बड़ी जलधारा का निर्माण होगा, जिसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाएगा। दोनों के मिलने के बाद गल्फ स्ट्रीम बन के ये पानी चल पड़ेगा तो ऊपर से आपकी एक लैब्राडोर करंट आएगी जो ठंडी है, लैब्राडोर सागर से, और एक ग्रीनलैंड करंट आएगी। दोनों ठंडी हैं, नीचे से गर्म पानी आपका आया हुआ है। तो मैंने बताया गर्म ऊपर बहता है, ठंडी जलराशि नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होता है। इसी की तरह ये जब चलता है तो जब गल्फ स्ट्रीम चलती है तो यूरोपियन देश हैं या पश्चिम यूरोपियन देशों में तापमान बढ़ जाता है। कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है क्योंकि अगर गल्फ स्ट्रीम ना चलती तो आप समझ सकते हो वहां पे इतना तापमान होता कि वहां पे पूरा साल, या मेरा कहने का मतलब सर्दियों में तो आपका 100% वहां के बंदरगाह पूरे के पूरे बर्फ से ढके रहते, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक जाता, उनकी इकोनॉमी पे असर भी पड़ता। किंतु गल्फ स्ट्रीम आती है तो सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे पूरा साल
आपके पोर्ट यानी बंदरगाह आपके खुले रहते हैं, यही कारण है इसको गर्म कंबल कहने का। तो ये जलराशि जो आई थी गल्फ स्ट्रीम, एक उत्तरी अंध प्रवाह का रूप लेके ये 5 जलधाराओं में डिवाइड हो जाएगी। एक इरमिंगर है जो आइसलैंड की तरफ जाएगी, एक नॉर्वेजियन करंट है, ये क्या है आपकी नॉर्वेजियन करंट, क्योंकि नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे की तरफ जाएगी, और एक आपकी इंग्लिश चैनल आपकी जो डोवर जल संधि से आपकी बाल्टिक सागर की तरफ जाएगी, और एक रेनल करंट है जो बिस्के की खाड़ी में जाएगी। ये 4 गर्म है, जबकि किनारी जलधारा आपकी एक ठंडी है जो सहारा मरुस्थल का निर्माण करेगी। इस तरीके से आपका अंध महासागर का उत्तरी पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, उत्तरी अंध महासागर का एक पूरा सर्कुलेशन एक गायर बन जाता है, जिसके कारण बीच में आपका पानी क्या होता है, ये शिथिर रहता है, और शिथिर रहेगा तो आपको पता है यहाँ पे आपका एक सागर माना जाता है, सागर जाना जाता है, जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है, जिसे सारगैसम घास के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, आप एक बाल्टी लेके देखिए, बकेट कहते हैं जिसे, बकेट या बाल्टी, तो उसके अंदर पानी होगा तो आप बीच में पानी लेके उसको ऐसे घुमाओगे तो पानी जो परिधि पे है किनारों की तरफ वाला पानी मूवमेंट में आएगा, जबकि बीच का पानी स्थिर रह जाता है। और ये तो बहुत बड़े महासागरों को पढ़ रहे हैं, तो बीच का पानी पे कोई असर नहीं रहता, ये पानी आपका स्थिर होता है, जिसके कारण यहाँ पे सारगैसम नाम की वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसको सारगैसो सागर कहा जाता है। बिना तट वाला सागर कहा जाता है, क्योंकि तट तो है ही नहीं इसके आसपास कहीं, तट तो ये होते हैं जो देशों के आसपास होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी तरह हम दक्षिणी अंध महासागर के ऊपर आते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये आपका दक्षिणी अंध भूमध्य रेखीय धारा है, जो हमने ऊपर पढ़ी थी आपकी क्या आई थी, ये आपकी उत्तरी अंध भूमध्य रेखीय धारा जो भूमध्य रेखा से या डोलड्रम से ऊपर बह रही है, और ये डोलड्रम से नीचे की तरफ जो बहेगी, क्योंकि ये मान के चलिए 0 से 5 आपका नॉर्थ एंड साउथ आपका शांत होता है, इसे ऊपर वाला पानी ही मोशन में आता है, गति में आता है। तो दक्षिणी अंध भूमध्य रेखीय धारा जब ये ऐसे चलेगी तो ये आपकी गर्म जलधारा है, जब ये ब्राजील से टकराएगी तो ब्राजीलियन करंट के रूप में, क्या नाम दोगे इसको, ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट के रूप में ये आपकी चलेगी, और ऐसे चलते चलते आपकी नीचे अर्जेंटीना है यहाँ तक पहुंच जाएगी। किंतु नीचे से एक ठंडी जलधारा आएगी जिसे फोकलैंड करंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फोकलैंड, तो आपने इसको ध्यान रखना है, फोकलैंड करंट के नाम से जाना जाता है। गर्म और ठंडी जब टकराती हैं तो आपको पता है कि ठंडी जलधारा नीचे बैठ जाती है, गर्म जलधारा ऊपर होती है, किंतु इतना लंबा सफर होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर इसका कम इफेक्ट रहता है या कम प्रभाव दिखाती है, तो यहाँ से आपकी ये ठंडी जलधारा का निर्माण होकर ये आपका ऐसे बहता है, तो इसको क्या नाम दोगे, दक्षिणी अंध प्रवाह, यानी 45 डिग्री साउथ की तरफ हम गए हुए हैं, यहाँ पे पछुआ प्रवाह चल रहा है, तो ये पानी इसको इस तरीके से मोड़ दे देगा और ये आपका ऐसे चलेगा, और यहाँ से आपका ये पानी ऊपर की तरफ चलेगा। जब ये ऊपर की तरफ चलेगा तो यहाँ पे जब ये अफ्रीका महाद्वीप है इसके पश्चिम की तरफ चलेगा, यहाँ पे आपको पता है ये दक्षिण अफ्रीका देश है, यहाँ पे नामीबिया है, अंगोला देश है, यहाँ पे ये जलराशि जब इस तरीके से मोड़ लेके चलेगी तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, आपकी नामीबिया देश है तो यहाँ पे इसको बेंगुला करंट के नाम से जाना जाएगा। बेंगुला, बेंगुला एक ठंडी जल राशि है, जलधारा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पता है बारिश नहीं होती। बेंगुला का मैंने फिनोमिना बताया है, वैसे आपको सभी ठंडी जलधाराओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ठंडी जलधारा होती है तो वो वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देती और बारिश के ऊपर इसका हम डायरेक्ट प्रभाव देख सकते हैं। तो ये बेंगुला जलधारा चलती है कहाँ पे, ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, इस कोस्ट की तरफ, यानी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम की तरफ जो बेंगुला जलधारा चलेगी तो यहाँ पे एक मरुस्थल का निर्माण होगा, जिसे किस नाम से जाना जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख भी सकते हो। तो यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसे नामीब डिजर्ट कहा जाता है। नामीब डिजर्ट क्यों, क्योंकि नामीबिया देश के अंदर है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से बेंगुला जलधारा के कारण नामीब डिजर्ट बना है, कनारी के कारण सहारा बना था, यहाँ पे कैलिफोर्निया के कारण मोजावे द ग्रेट बेसिन एरिजोना बना था, और पेरू के कारण आपका अटाकामा डिजर्ट बना था। तो इसी तरीके से हम बेंगुला पे आते हैं, और बेंगुला आपकी कहाँ पे मिल जाएगी फिर, दक्षिणी अंध भूमध्य रेखीय धारा। तो इस तरीके से आपका उत्तरी अंध और दक्षिणी अंध भी हमारा पूरा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बताया जब दो जल राशि
या मेरा कहने का मतलब पानी जब इस तरीके से चलता है तो इस कोस्ट पे बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, और ये पानी एक टाइम के बाद आपका एक प्रति भूमध्य रेखीय धारा के रूप में वापिस टर्न लेता है, और फिर ये आपका यहाँ से टकराने के बाद इस तरीके से चलेगा, यानी यहाँ पे जाएगा। तो ये गिन्नी की खाड़ी है, मेरा कहने का मतलब गिन्नी की खाड़ी में हम यहाँ पे इसका प्रभाव देखेंगे तो यहाँ पे इसको गिन्नी करंट के नाम से भी जाना जाता है, गिन्नी की जलधारा भी कहा जा सकता है, गिन्नी की जलधारा या अंध महासागर की प्रति भूमध्य रेखीय धारा। तो इस तरीके से आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इस अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 या 3 ही करंट के नाम आए हैं, ये आपको याद ही रहेगा। दक्षिणी अंध भूमध्य रेखीय धारा, ये ब्राजील देश है इसलिए ब्राजीलियन करंट, नीचे से फोकलैंड करंट आई है, और ये आपकी दक्षिणी अंध प्रवाह हो गया, और यहाँ से बेंगुला है। तो देखा जाए तो थोड़े से अगर ये 2 ही जलधारा हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, किंतु आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बेंगुला और फोकलैंड आपने ध्यान रखना है और आप भूलोगे नहीं। तो इस तरीके से हम देखिए आगे हिंद महासागर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम हिंद महासागर की अगर बात करें, अपने महासागर की बात करें, तो देखिए आपको पता है ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला पोर्शन उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिण वाला पोर्शन आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब ये हिंद महासागर है तो क्या बोलोगे, उत्तरी हिंद भूमध्य रेखीय जलधारा, या मैं धारा लिख रहा हूं तो थोड़ा समझना, दक्षिणी हिंद भूमध्य रेखीय जलधारा। तो देखिए जब ये उत्तरी हिंद भूमध्य रेखीय जलधारा आपकी चलेगी तो आप इसका ये, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो जाता है जब, क्योंकि इस महासागर का एक थोड़ा सा अपना अलग फिनोमिना है, अलग इसकी परिघटना है। कारण इसका ये है क्योंकि ये आपका बंद महासागर है एक किस्म से, अगर देखा जाए ऊपर आपकी सतह की ज्यादा मात्रा है, जबकि यहाँ पे आपने ये महासागर देखा ऊपर से नीचे तक खुला है, प्रशांत महासागर देखा ऊपर से नीचे तक आपका पूरे का पूरा खुला है, ऊपर बेरिंग सागर है और नीचे आपका दक्षिणी महासागर से जुड़ा हुआ है। किंतु यहाँ पे आपका भारत है या एशियन देश आप कह सकते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरेबियन कंट्री। तो इस तरीके से आपका उत्तरी हिंद भूमध्य रेखीय जलधारा आपकी जब ये चलेगी, जब सूर्य उत्तरायण आया हुआ है, मान के चलिए 21 जून की बात है ताकि आपके माइंड में रहे, 21 जून को सूर्य आपका उत्तरायण हो जाता है, 22 दिसंबर को आपका दक्षिणायन हो जाता है। तो देखिए उत्तरी हिंद भूमध्य रेखीय जलधारा आपकी चल रही है इस उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी हिंद भूमध्य रेखीय जलधारा आपकी नीचे चल रही है। जब ये जल राशि आपकी पश्चिम की तरफ आएगी तो इस कोस्ट से टकरा के ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो जब उत्तरी गोलार्ध में ये ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे आपका सोमालिया देश है, इसलिए इस जलधारा को किस नाम से जाना जाएगा, सोमाली करंट। तो आपने ध्यान रखना है सोमाली करंट सोमालिया देश की वजह से, ठीक है। ये गर्म है, ध्यान रखना, रेड कलर वाली आपकी सभी गर्म है, ग्रीन कलर से दर्शाई गई है आपकी ठंडी है। तो सोमाली करंट, और फिर इस तरीके से देखिए ये दक्षिण से आई है, पश्चिम दिशा से आई है, तो दक्षिणी पश्चिमी जलधारा आप कह सकते हो। और हमारे गर्मियों में जो मानसून आता है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून की वजह से ही हमारे बारिश होती है। तो इस जलधारा को आप क्या नाम दोगे, क्योंकि ये दक्षिण था कंपैरिजन में इसके, ये पश्चिम था कंपैरिजन में इसके, या आप कह सकते हो इस महासागर के, या मेरा कहने मतलब इस पूरा इंडियन ओशियन को देखो हिंद महासागर के, तो ये पश्चिम डायरेक्शन है। तो दक्षिणी पश्चिम जलधारा आपकी ये चल रही है गर्मियों के दौरान। इस कोस्ट की मॉर्फोमेट्री, इस भू आकारिकी आप कह सकते हो, हमारे इस एशियन देशों की आकारिकी या हमारे हिंद महासागर के जो तट पे जो ये देश है इनकी आकृति ही कुछ ऐसी है कि जलधारा इस तरीके से आपकी बह रही है। और इस तरीके से ये जब सूर्य उत्तरायण है तो आपकी किस में मिल जाती है, उत्तरी हिंद भूमध्य रेखीय जलधारा में चली मिल जाती है, और ये आपका एक पूरा सर्कुलेशन बनाती है। ऐसे ही दक्षिणी हिंद भूमध्य रेखीय जलधारा ये भी जब आपकी इसके यानी अफ्रीका के पूर्वी देशों से टकराती है तो ये जलधारा आपकी यहाँ से जब ये चलेगी तो यहाँ तक इसका नाम है दक्षिणी हिंद भूमध्य रेखीय जलधारा। किंतु जब ये ऐसे ऐसे बह रही है तो आपका यहाँ पे मेडागास्कर देश जो आप देख रहे हो, ये मेडागास्कर देश है। मेडागास्कर देश के टकराने के बाद ये जलधारा 2 भागों में डिवाइड हो गई। 2 भागों में डिवाइड होने के कारण यहाँ पे इनके अलग अलग नाम है। इस जलधारा को जो मेडागास्कर के पूर्व की जलधारा है इसको मेडागास्कर जलधारा कहा जाता है, जबकि यहाँ पे मोजाम्बिक देश है या मेडागास्कर के पश्चिम की जलधारा को मोजाम्बिक जलधारा कहा जाता है, क्योंकि ये मोजाम्बिक के बिल्कुल तट पर है।
और जब इस तरीके से मेडागास्कर को पार करने के बाद ये दोनों जलधारा मिल जाती हैं तो वहां से एक गर्म जलधारा का निर्माण होता है जिसे अगुलहास जलधारा कहा जाता है। आपका यूजीसी एनटीए नेट में कई बार पूछा गया है, मिलान करना आता है, अगुलहास जलधारा कहाँ पर बहती है, किस तरह की है, तो आपकी गर्म जलधारा है और मेडागास्कर और मोजाम्बिक जलधारा के मिलने से आपका निर्माण हुआ है। जब यहाँ से चलती है तो धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म हो जाता है और यहाँ पर आपका दक्षिणी हिंद प्रवाह का निर्माण हो चुका होता है, जो 45 डिग्री साउथ पर बहते बहते जब आपका ऑस्ट्रेलिया से टकराता है तो यहाँ पर दो जलधाराओं का निर्माण होता है। एक आपकी नीचे की तरफ जाती है जिसको न्यूविन जलधारा कहा जाता है, ये आपकी एक ठंडी जलधारा है, और एक जलधारा आपकी ऊपर की तरफ जाती है जो कि ठंडी है, इसको पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहा जाता है। अब ये ठंडी है तो ठंडी होगी, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा ठंडी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ मरुस्थलों का निर्माण होता है। आपने इसे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से आपके यहाँ पे 6 मरुस्थल हैं, जिनमें से मैं आपको 2-4 के नाम बताता हूँ, 1-2 आपने बताना है। जैसे द ग्रेट बेसिन है, द ग्रेट बेसिन वहाँ पे था, अमेरिका की बात थी। यहाँ पे आपका गिब्सन है, सिम्पसन है, ग्रेट विक्टोरिया है, तनामी डिजर्ट है, स्टुअर्ट डिजर्ट है। तो इस तरीके से जो यहाँ के कुछ मरुस्थल हैं, ध्यान रखना, जो मैंने बोला है द ग्रेट बेसिन वो आपका कहाँ पे था, अमेरिका के यहाँ के अंदर था। तो यहाँ पे गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, इस तरह के कुछ मरुस्थल हैं जो इस जलधारा के कारण बने हैं। इस तरीके से ये जलधारा आपकी बहती बहती आपकी एक सर्कुलेशन बन जाता है और ऊपर भी आपका बना था। किंतु मैंने एक बात आपको बताई है कि दक्षिणी पश्चिमी जलधारा का निर्माण आपका कब होता है, गर्मियों के दौरान। किंतु सर्दियों के दौरान देखिए, अब यहाँ पे एक खास बात और है, जब ये जलधारा आपकी ऐसे टकराई थी, क्योंकि मैं हर महासागर में, प्रत्येक महासागर में मैंने इसका विवरण किया है या बताया है आपको कि दोनों जलधाराएं जब ऐसे आपकी चल रही हैं, दक्षिणी और उत्तरी जो आपकी भूमध्य रेखीय जलधारा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे यहाँ भी हुआ है, आपका यहाँ भी हुआ था और यहाँ भी हुआ था। तो ऐसे ही जब ये यहाँ पे होता है तो आपका यहाँ पे चलेगा, तो इसे आप क्या नाम दोगे, हिंद महासागरीय प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा। और मैंने बताया यहाँ पे छोटे छोटे इतने द्वीप हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था इंडोनेशिया अगर देश की मैं बात करूं तो यहाँ पर 17,000 द्वीप हैं, 17,000 द्वीप, जिन्हें आर्केपेलेजियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्केपेलेजियो, आर्केपेलेजियो कहा जाता है। तो इन द्वीपों से ये पानी टकराकर आपका सर्दियों के दौरान आपका इस तरीके से आपका ऐसे चलता है। ध्यान रखना ये गर्म है, क्या है आपका गर्म, तो ये भी आपका ऐसे यहाँ से टकराने के बाद ये आपका क्या चलेगा, ये आपकी ऐसे ऐसे आपका चलता है। तो जिसे क्या देखिए क्या नाम देंगे, क्योंकि ये पूर्व है, इस डायरेक्शन के कंपैरिजन में ये पूर्वी है और ये उत्तर की तरफ जा रही है, तो क्या नाम देंगे, उत्तर पूर्वी जलधारा। आपसे पूछा जा सकता है ये कब चलती है, ये सर्दियों में चलती है, सर्दियों में चलती है, और ये क्या है आपकी गर्म जलधारा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर सर्दियों के दौरान कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश होती है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताने की कोशिश की है, आपका इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका मैंने बताया है, यूजीसी एनटीए नेट हो, चाहे आपका कोई पीजीटी लेवल का एग्जाम हो या आपका कॉलेज कैडर की भर्ती के बारे में हो, यहाँ तक कि आपका जो आपका बीए के अंदर या एमएससी के अंदर जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन आपका पूरे का पूरा बनता है। मैंने एक एक कारण बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से बेझिझक अपनी समस्या रख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।